नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और फसलें भी आप सभी लोगों की ठीक होगी। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो लहसुन की निंदाई और गुड़ाई है, उसके बाद में हमको कौन कौन से खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए, जिससे हमारी जो लहसुन की फसल है निंदाई गुड़ाई के बाद में हरी भरी रहे, उसका जो कंद है वो मोटा बने और जो लहसुन की फसल है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से खाद हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, जिससे जो हमारी लहसुन की फसल है वो अंत समय तक हरी भरी रहेगी और जिसमें चमकदार और ठोस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से हमको खाद, दवाइयाँ डालनी है। तो सबसे पहले जब हम लोग निंदाई गुड़ाई करने के बाद में 4 से 5 दिन के लिए लहसुन की जो फसल है, जो खरपतवार है, उसको सूखने के लिए समय देते हैं ताकि वो मुरझाकर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। उसके बाद में जब हल्की सी ज़मीन फटती है या सामान्य सी भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बर्फ़ आ जाता है या मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उसके बाद में हमको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने अगर शुरुआती अवस्था में जैसे आप लोग जब लहसुन की बुआई करते हैं या तो हाथ से चौपाई करते हैं या सीढ़ी के माध्यम से लगवाते हैं, उस समय पर आपने जैसे यूरिया और डीएपी अगर दे दिया है तो आपको कह सकते हैं कि बेसल डोज जैसे निंदाई गुड़ाई के बाद में हम लोग डालते हैं, तो उस समय डीएपी यूरिया की मात्रा को कम रखना है। और अगर आपने बुआई के समय में डीएपी और यूरिया नहीं दिया है तो आप मात्रा को संतुलित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे आपने अगर बुआई के समय में डीएपी और यूरिया 25-25 किलो की मात्रा में दिया है तो आपको बेसल डोज में जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे उसमें 25 किलो डीएपी और 25 किलो यूरिया लेने की आवश्यकता होगी। और जिन लोगों ने बुआई के समय में नहीं डाला है उनको 40 से 45 किलो डीएपी और 40 से 45 किलो यूरिया की आवश्यकता बेसल डोज में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में रहेगी। तो ये तो बात हो गई आपकी यूरिया और डीएपी की, जिससे आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, जिससे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है या जब लहसुन अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है या कंद बनाने की जो शुरुआती अवस्था है उसमें यूरिया और फास्फोरस की जो मात्रा है वो लगती है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग के ऐसे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिससे जो लहसुन की फसल है आगामी दिनों में, जैसे पाला भी गिरेगा जनवरी फरवरी में और अधिक मात्रा में ठंड रहेगी, जिससे जो लहसुन की फसल की ऊपर की जो पत्तियां हैं वो सूखने का समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए हमको सबसे पहले तो जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है, किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। बीघे के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, 1 बीघे में 5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आप 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, जिससे आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें हरापन बना रहेगा। ऊपर की जो चोंचे हैं पाले की वजह से जो सूखने की समस्या आती है वो नहीं रहेगी और आपकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हरी भरी रहेगी, जैसा कि आप मेरे प्लॉट में देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं फेरस सल्फेट पे। फेरस सल्फेट आयरन का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिससे फसल में आयरन की पूर्ति होती है और फसल में जो फफूंद जनित रोग हैं या पीलापन की जो समस्या देखने को मिलती है अत्यधिक ठंड और पाले की वजह से, तो आयरन उसमें बेहतर भूमिका निभाता है। तो आयरन या फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, कोई सी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं।
या तो आप मल्टीप्लेक्स का ले सकते हैं, उत्तम उर्वरक का ले सकते हैं, या बायर का ले सकते हैं, सेजेंटा का ले सकते हैं। सभी कंपनियां अपने अपने हिसाब से बनाती है, तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया आपका। इसके बाद में बात आती है जैसे दिसंबर जनवरी के बाद में जो लहसुन अपना कंद बनाने का जो काम है वो स्टार्ट कर देती है। तो जब हम लोग सिंचाई कर रहे होते हैं, तो जब कंद बन रहा होता है तो इसमें तना फटने की शिकायत आती है या कंद फटने की शिकायत आती है, तो उसके लिए हमको 20% बोरॉन लेना है। तो बोरॉन आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, या तो टाटा का ले सकते हैं, या सेजेंटा का ले सकते हैं, या उत्तम उर्वरक का जो बोरॉन है वो ले सकते हैं 20%, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, और डीएपी यूरिया के साथ में मिलाकर आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक अवस्था के बाद में जब कंद बन रहा होता है, तो हमको सबसे महत्वपूर्ण खाद जो होता है पोटाश, जो कि कंद के साइज़ को बढ़ाने में सहायता करता है। अगर आपने बुआई के समय में दे दिया है 25 किलो, तो आपको बेसल डोज में 25 किलो मात्रा ही रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो, कम से कम 20 किलो आप लोग पोटाश ले सकते हैं। या तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं, एमओपी जिसको हम बोल सकते हैं, या जैसे बहुत सारी कंपनियां आजकल बना रही है ग्रीन पोटाश के नाम से, मल्टीप्लेक्स का भी आता है, वो आप लोग ले सकते हैं। आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे जो हमारी लहसुन की फसल है वो एक कंद वर्गीय फसल है, जो जड़ों के ऊपर उत्पादन इसका निर्भर करता है। तो आपको जो माइक्रोराइज़ा है वो जड़ों के फैलाव में अत्यधिक सहायता करता है। तो आपको माइक्रोराइज़ा कम से कम 4 किलो और अधिक से अधिक आप 5 किलो ले सकते हैं बीघे के हिसाब से। तो लहसुन की जो जड़ें हैं वो अत्यधिक गहराई में जाएगी, और जो कंद है आपका वो भी मोटा, चमकदार और ठोस बनकर आएगा। जब आप लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको माइक्रोराइज़ा के जो परिणाम है वो अंत तक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग जैसे अत्यधिक मात्रा में जो पत्तियां हैं उनके फुटाव के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लहसुन की जो पत्तियां हैं उनका फुटाव होगा, कंद का साइज़ उतना ही आपका मोटा निकल कर आएगा। तो पत्तियों के फुटाव के लिए, या कह सकते हैं कि कल्लों के फुटाव के लिए, आप लोग जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। बीघे के हिसाब से मैं बता देता हूँ, लहसुन की फसल में 500 ग्राम से लगाकर 1 किलो आप लोग जिंक सल्फेट ले सकते हैं। जिंक सल्फेट अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आप ओनली सिंगल जिंक भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी जो पत्तियां हैं उनका फुटाव भी अच्छा देखने को मिलेगा, और आपके जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे फफूंद जनित रोग, पाला गिरने की वजह से, ठंड की वजह से, ज़मीन में नमी होने की वजह से बहुत जगह पे लहसुन की फसल में फफूंद जनित रोग देखे जाते हैं, जिससे जो लहसुन की जड़ें हैं वो सूख कर ख़राब हो जाती है और पौधा पूरी तरीके से मुरझा जाता है। तो इसके लिए आप लोग जैसे आपने बुआई के समय में अगर सल्फ़र दिया है तो आप 80% WDG फॉर्म वाला सल्फ़र बेसल डोज में ले सकते हो, और अगर आपने बुआई के समय में सल्फ़र नहीं दिया है तो आप 90% WDG वाला जो सल्फ़र आता है उसका उपयोग बेसल डोज के साथ में कर सकते हैं। कम से कम 2 किलो, अधिक से अधिक 5 किलो सल्फ़र आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जो फफूंद जनित रोग है, जो मिट्टी के द्वारा या अत्यधिक सिंचाई और नमी की वजह से लहसुन की फसल में देखने को मिलते हैं, उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा, जो कि एक बायो फंगीसाइड है, वो ले सकते हैं, जिससे आपकी फसल में हरापन बना रहेगा और फफूंद जनित जो रोग है वो भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो इप्को कंपनी का सागरिका आता है, जिसको हम लोग सीवेड बोलते हैं,
वो आप 1 बीघे के हिसाब से कम से कम 5 किलो और अधिक से अधिक 10 किलो की मात्रा में ले सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है उसमें अत्यधिक हरापन देखने को मिलेगा, पत्तियाँ मुरझाएगी नहीं और जो कंद का साइज़ है वो अच्छा बनकर आएगा। महत्वपूर्ण जानकारी, माइक्रोराइज़ा और सागरिका को आप लोग एक साथ मिला सकते हैं। माइक्रोराइज़ा और सागरिका को आपको डीएपी, यूरिया और जो मैंने खाद बताएं उनके साथ में नहीं मिलाना है। एक और महत्वपूर्ण सलाह कि जो आपका सागरिका है और माइक्रोराइज़ा है आप लोग ले रहे हैं, तो इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ में नहीं मिलाना है। इससे परिणाम आपको कम देखने को मिल सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप सागरिका और माइक्रोराइज़ा को साथ में मिलाएं, क्योंकि ये दोनों जैविक फंगस है, तो ये आपको बेहतर परिणाम, जब आप इनको अलग अलग करके डालोगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी जो लहसुन की फसल है वो अंत तक हरी भरी रहेगी और कंद का साइज़ भी अच्छा बनेगा, मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा और ठोस बनेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कृषि संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।